वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। रोटेशनल मोशन बहुत अच्छा प्यारा सा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। कई बच्चों में इसके लिए काफ़ी फिक्र चिंता रहती है। चैप्टर में कुछ भी नहीं है यार, कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर दिमाग में बिठा लिया तो रोटेशनल मोशन में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। मैकेनिक्स में अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। इसमें आपका देखो थोड़ा बहुत एनएलएम का ब्लेंड हो सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, जो एनएलएम चैप्टर पढ़ते हैं वो चैप्टर अगर दिमाग में है, और थोड़ी बहुत काइनेमेटिक्स जो होती है सर्कुलर मोशन की, वो अगर दिमाग में है तो ये चैप्टर ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ एक इस चैप्टर की नई चीज़ें होती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं। उसमें भी सबका नहीं करना, कुछ एक तरीके बता देंगे जिसके थ्रू आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगर आपने बहुत सारी चीज़ें लीनियर मोशन में पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को रिलेट करते हुए, उन्हीं से एनालॉगी बनाते हुए यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की जाती है। बस आपको पता रहना चाहिए कि अच्छा लीनियर में ये चलता है तो यहाँ ये चलता है, उसमें फोर्स चलता है तो इसमें टॉर्क चलता है, इधर मोमेंटम चलता है तो इधर एंगुलर मोमेंटम चलता है, इधर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट चलता है, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलता है। तो बस ये सारी चीज़ें। तो रोटेशनल मोशन होता क्या है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो वो देखिए। तो रोटेशनल मोशन जो होता है वो क्या हो सकता है, तीन टाइप का हो सकता है रिजिड बॉडी का। अब सबसे पहली बात, रिजिड बॉडी क्या होगी? तो रिजिड बॉडी क्या होती है, ये रिजिड बॉडी, कि जिस बॉडी की अगर मोशन कर रही है तो अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, सुनो, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसका हर पार्ट सेम वेलोसिटी से चल रहा हो। अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसका हर पार्ट सेम वेलोसिटी से चल रहा हो, तो रिजिड बॉडी। ये रही रिजिड बॉडी। अगर ये चल रही है v स्पीड से तो इसका हर पार्ट, ये वाला पार्ट, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी मतलब दिशा भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अच्छा सर, एक और तरीके से बता सकते हो, अगर ये बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इसके हर पार्ट की, ये वाला पार्ट होगा, हर पार्ट उसी ओमेगा से घूमेगा, है ना, जिससे बॉडी घूम रही है। तो सब पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई। चल रही है, केवल लीनियर मोशन कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो उस केस में हर पार्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, और अगर घूम रही है तो हर पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हाँ, मतलब शेप भी चेंज नहीं की जा सके उस बॉडी की, वो रिजिड बॉडी है हमारी। शेप चेंज नहीं की जा सके, वो भी रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो तीन टाइप का हो जाता है। एक तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो जाता है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन के केस में सपोज एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप इसको, कि ये बॉडी रही और इस सरफेस पर ये सीधी इस डायरेक्शन में चल रही है, और इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है, v/c/m, इस तरह से जा रही है। तो ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास की दिशा नहीं बदल रही है ना, तो ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है, तो प्योर ट्रांसलेशन। घूम नहीं रही, चल रही है, घूम नहीं रही, चल रही है, स्लाइड कर रही है। ये कैसी सरफेस है, स्मूथ है ना, ओनली लीनियर मोशन कर रही है। दूसरे केस में आ गया प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन के केस में ये बॉडी अपने इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा, इसकी v/c/m क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। इसके प्योर रोटेशन के केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। इसके केस में ओमेगा क्या हो जाएगा, 0। इसके केस में ओमेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी घूम नहीं रही है, बॉडी केवल चल रही है। इसके केस में बॉडी चल नहीं रही है, केवल घूम रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, v/c/m। इसके केस में क्या बोल रहे हैं, 0। अगला कंबाइंड ट्रांसलेशन और मोशन, रोटेशनल मोशन कर रही है तो कुछ ऐसे। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर ये बॉल है, ये बॉल क्या कर रही है, यूँ घूम भी रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इधर की साइड चल भी रही है v वेलोसिटी से। तो रोल भी कर रही है और चल भी रही है। इसको रोलिंग बोलते हैं, कि वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है और वो रोटेटरी मोशन भी कर रही है। तो इस टाइप के तीन मोशन हो सकते हैं। ये मोशन हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, अब कवर करने का वक्त है इसको, और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं।
तो बेसिक सी चीज़ें रोलिंग की डिस्कस कर लेंगे। ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलेगी, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन के केस में रिजिड बॉडी, रिजिड लेमिना है, लेमिना मतलब 2D शेप की कोई बॉडी है, 2D बॉडी, उसको लेमिना बोल देता है। कभी बोल देगा स्क्वायर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, तो 2D शेप की कोई भी बॉडी होती है उसको लेमिना शब्द यूज कर लिया जाता है। इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू पॉइंट ए। तो ये O पॉइंट है, इससे एक एक्सिस जा रहा है, जैसे सपोज ये पेन है, पेन को यूं घुमा दिया और ये पूरा सिस्टम यूं घूम रहा है, इस पे यूं कर करके घूम रहा है, इस पेन के अबाउट घूम रहा है, इस पेन के अबाउट घूम रहा है। तो ये रहा मेरा पेन O, इसके अबाउट घूम रहा है। अच्छा, किससे घूम रहा है? 10 रेडियन पर सेकंड से। तो बोला गया है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a। तो मैं पहले तो ओमेगा b निकाल लेता हूं। ओमेगा b कितना होगा यहाँ पर? ओमेगा b कितना होगा? ठीक है, ओमेगा b जितना होगा उतना ही ओमेगा a होगा। पहली बात तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, जितना ओमेगा b होगा उतना ही ओमेगा a होगा। तो अगर ओमेगा b विद रेस्पेक्ट टू a बोलें तो वो क्या हो जाएगा? ओमेगा b माइनस ओमेगा a। अच्छा बेटा, ये वेक्टर है, पहली बात तो है ना, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, एक्सियल वेक्टर। अच्छा, ये यूं घूम रही है तो सारी चीज़ों की डायरेक्शन ऊपर ही होगी, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा दी जाती है डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर की। अच्छा, कहाँ से कहाँ घूम रहा है पूरा सिस्टम? यूं करके यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब मारा है बाहर की साइड। अच्छा, तो इसकी भी वही डायरेक्शन रहेगी, इसकी भी वही डायरेक्शन रहेगी, इसका भी वही मैग्नीट्यूड रहेगा, उसका भी मैग्नीट्यूड। पूरा सिस्टम ही यार 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, पूरा सिस्टम ही 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। तो इसके केस में आप ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। सर ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी अगर घूमती है तो उसका हर पार्ट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता है। अगर कोई भी रिजिड बॉडी घूम रही है तो उसका हर पार्ट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। यही तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। आगे चले, ठीक है। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की जान, हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे तक भी चलेगा, लास्ट तक ऐसा नहीं कि इसका डिस्कशन आधे में खत्म हो जाएगा। लगभग 1/3 पार्ट कवर कर लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चैप्टर का, 1/3 पार्ट। और इस 1/3 पार्ट का यूज़ बाकी के 2/3 पार्ट में भी होता है। वहाँ पर भी कहीं भी आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी फॉर्मूले में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इस एक्सिस से r दूरी पर कैसे कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसको हम I से एब्रीवेट करते हैं। I से एब्रीवेट करा जाता है I इज इक्वल टू, हम बोलेंगे इसका मास और इसकी ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका स्क्वायर। तो I बराबर mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। इसी के हिसाब से इसकी SI यूनिट हो जाती है। अच्छा, m की यूनिट कितनी हो जाएगी? kg, और r स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दूसरी बात इसमें कर लेते हैं कि यार ये स्केलर है हमारे लिए। तो वैसे तो टेंसर एंसर बोली जाती है, लेकिन फिक्स एक्सिस के लिए स्केलर है, फॉर फिक्स्ड एक्सिस। और हम फिक्स एक्सिस पर ही बात कर रहे हैं। कई बार रोटेशनल मोशन रोटेटरी एक्सिस के लिए भी बात करी जाती है। रोटेटरी एक्सिस कैसा होता है? जब स्पिनिंग टॉप को घुमाया जाता है और रुकने वाला होता है, तो कुछ घूमता भी रहता है और ऐसे से उसका घूमने रुकने वाला है, गिरते वक्त वो ऐसे से चलेगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी घूम रहा है और वो स्पिनिंग टॉप भी घूम रहा है। वो वाली चीज़ वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे तो फिक्स एक्सिस के अबाउट है। फिक्स एक्सिस के अबाउट स्केलर होता है। ये क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी उन पे भी बात करेंगे, वो अगली स्लाइड में करेंगे। अब ये वाला ये आ गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इससे बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में यहाँ पर सभी को जोड़ दो। हम आई निकालना चाहते हैं पूरे सिस्टम का, तो पहले तो m1 एक पार्टिकल है, इसमें r1 डिस्टेंस पर है। वो कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। देखिए, हमें केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। फिर दूसरा पार्टिकल, उसका क्या हो जाएगा? प्लस m2 r2 का स्क्वायर, प्लस तीसरा पार्टिकल m3 r3 का स्क्वायर। मन में संशय आ सकता है, सर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए और ये नेगेटिव होनी चाहिए।
ले लो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। R2 को नेगेटिव लोगे लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ रही होंगी, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर सम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, और यहाँ पर आई कहाँ से 1 से लेकर n तक जा रहा है, आई कहाँ पर 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो इस तरह से भी लिखा हो सकता है सिस्टम कि आपको समेशन करना है इन सभी का, सबके अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो और उसको सम कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन क्वांटिटीज पर निर्भर करता है, एक तो मास ऑफ बॉडी पर निर्भर करता है। हाँ ठीक है, हमारा फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूँ, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर निर्भर करता है, उसकी शेप पर, उसकी साइज पर, डेंसिटी। अभी मैं बोल रहा हूँ ये कोई बॉडी है, अच्छा एक बॉडी ऐसे करके है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है इस तरह से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही r। अच्छा एक बॉडी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप की है, उसमें भी इसी दूरी, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहाँ होगा, आधे में ही होगा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। तो इसके केस में देखो परपेंडिकुलर दूरी कम हो गई, दोनों सेम मास की थी, ये भी एम मास का था, ये भी एम मास का था, लेकिन इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि इधर की साइड ज़्यादा था, इधर की साइड कम था। तो इसके केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसके सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा हो गई थोड़ी, तो इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम मान लें इसके केस में I1 है, इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, दोनों के मास समान है, तो फिर बोलेंगे I1 इज ग्रेटर देन I2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके केस में R1 है, इसके केस में R2 है, R1 इज ग्रेटर देन R2, ये रीज़न रहेगा। तो वो इसमें समझाया गया है, दूसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ बिल्कुल पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी निर्भर करेगा। जैसे स्फीयर है, यहाँ पर अलग आएगा, है ना, यहाँ पर अलग आएगा, तो ये I1 है, ये I2 है, ये I1 है, ये I2 है, तो I1 इज नॉट इक्वल टू I2। पोजीशन पर बहुत डिपेंडेंसी होती है, पोजीशन, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन क्वांटिटीज़ पर निर्भर नहीं करता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो देखो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उन पर निर्भर नहीं करता, एंगुलर एक्सेलरेशन पर, टॉर्क पर, एंगुलर मोमेंटम पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो केवल एक्सिस और बॉडी पर निर्भर करता है, भले ही वो घूम रही हो या न घूम रही हो। अभी मैंने एक्सिस डिसाइड किया है, चाहे वो घूमे न घूमे, घुमाने की बात बोली, मैंने बोला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अरे घूम रही है तो थोड़ा घूमेगी तब भी वही रहेगा, पर घूमने से पहले भी डिसाइड हो जाता है कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन का चुनाव कर दिया, बॉडी से जाने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन का चुनाव कर दिया, और बॉडी फिक्स हो गई कि बॉडी का मास ये है, उसकी डायमेंशन ये है, तो वो चेंज थोड़ी ना होंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूमने से पहले ही डिसाइड हो गया जब आपने उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चुन लिया तो। ठीक, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वैसे भी ये होता है इनमें, जहाँ पर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। तो दैट इज़ वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया न तो टॉर्क पर, न एंगुलर वेलोसिटी पर, न एंगुलर पर निर्भर करता है। अब ये छोटे छोटे दो एग्जाम्पल है, इसमें देखते जाते हैं। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एग्जाम्पल है, ये रहा हमारा एक्सिस, ये रहा हमारा एक्सिस, ये से बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले ऊपर जाता हूँ, ऊपर वाले का लिख लेता हूँ। तो आई बराबर मास कितना है 4 kg, वो 4 kg, और डिस्टेंस कितनी है, वाई में डिस्टेंस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया mr स्क्वायर, प्लस नीचे की साइड आया तो ये 2 kg का मास है, और यहाँ पे कितना हो गया -2 का स्क्वायर, फिर और नीचे आया प्लस 3 kg का मास है, और यहाँ पर भी कितना हो गया -4 का स्क्वायर, mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर, 4 ये कितना 9 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16, 92 आ रहा होगा ये kg इंटू मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 36 और 8 जो हुआ 44 और 48 80। ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा 36 प्लस 8 प्लस 48, तो ये दोनों हो गए ये। ठीक है, सही है, चेक हो गया। अगला देखें, अगला देखते हैं। ये
अब अलग अलग पार्टिकल है, एक ही नंबर ये पार्टिकल बोल देता हूँ, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये है मेरे लिए, और चौथा ये वाला पार्टिकल है। तो यहाँ पर देखो यार, ये वाले केस में कुछ अलग सी चीज़ दी हुई है, इस वाले केस में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लूँगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 5 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस पार्टिकल से, या फिर बोलें कि ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये दिस वन। तो ये कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके केस में, मतलब मैं थर्ड पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो जो R3 होगी वो हो जाएगी 5a साइन 37। अब साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, मतलब किसके बराबर आ गई, 3a के बराबर, R3 की वैल्यू। अब ये यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला नंबर का पार्टिकल I इज इक्वल टू, उसका मास कितना है 2m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a स्क्वायर, प्लस दूसरा पार्टिकल है m, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a है तो 2a का स्क्वायर, प्लस तीसरा पार्टिकल है मेरा m, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 3a, 3 का स्क्वायर, और चौथा पार्टिकल है मेरा 4m, लेकिन उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है। तो जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, उसके केस में क्या है, यहाँ पर उसके केस में हमको 0 रखना है। ओके, अब ये कितना हो गया 2ma स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4ma स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9ma स्क्वायर, प्लस 0, वो 0 हो जाएगा, उसको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये 6 तो 15ma स्क्वायर, तो 15ma स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। बस हमें याद देखना है कि हमें क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। वी विल हैव टू चूज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर नहीं दिए हुए तो हमने कंपोनेंट तोड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर निकाल ली। और देखिए अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पार्टिकल के सिस्टम का करना है हमको। ए बी का एक्सिस है, ए बी क्या है, कोई एक्सिस है। तो ए बी एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी, 3-4 तरह से। फर्स्ट ए बी के अबाउट, तो वो क्या लिखेंगे, वो तो लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 पार्टिकल सिस्टम है और ए बी क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो आई ए बी अगर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वैसे तो जनरल है, बट अगर सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और हमको R1 R2 भी नहीं दिया गया है, R1 R2 भी नहीं दिया गया, तो 2 पार्टिकल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। उसका सेंटर ऑफ मास तो हमको निकालना आता है, बड़ा आसान है, अभी बताते हैं। तो इसका R1 और R2 फाइंड आउट करने का तरीका ये रहा। तो यहाँ पर R1 क्या निकल के आता है, R1 इज इक्वल टू, अगर R1 कैलकुलेट करना है, R1 कैलकुलेट करना है तो इसका मास नहीं, दूसरे वाले का मास m2 अपॉन दोनों के मासेस का सम m1 प्लस m2, और इनके बीच का कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस आपको जरूर दिया होगा, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। ये चीज़ आपको गिवन होगी। इसी तरह से अगर मैं R2 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये वाली डिस्टेंस, तो इसका मास नहीं, दूसरा वाला मास, दूसरा वाला मास। तो दूसरा वाला मास क्या है, m1, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2, और इन दोनों के बीच का कंप्लीट सेपरेशन से उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है जी। तो ये R1 और R2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आफ्टर, ऐसे लिख देते हैं, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ M1 सॉरी R1 और R2, R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे। एक मिनट, होल्ड ऑन, पुटिंग द वैल्यू R1 and R2 in from equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द IAB, है ना। तो फिर यू विल गेट IAB।
है ना। अभी वेरिएबल्स को लिखने में मतलब नहीं है, बट सवाल आएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि जब सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, तो चीज़ थोड़ी सी आसान लगती है। वेरिएबल्स को ले लेके चलते जाते हैं एक बोझ की तरह लगता है, ठीक। तो डिराइव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब आ जाएगा तो क्वेश्चन हम कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास हमको निकालना आता है ये। ओके, ठीक है जी भाई साहब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो जैसे कि लेट्स कंसीडर अ रॉड, दिस इज द रॉड एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। इसके अबाउट इसको घुमाना है हमको रॉड को। तो अब इसके केस में रॉड की कुछ जानकारी जो हमको दी हुई है, रॉड का मास m है, उसकी लेंथ l है। रॉड का मास m है, उसकी लेंथ l है। तो इसके केस में हम कैसे डील कर रहे होंगे चीज़ को, हम क्या करते हैं, जब भी चीज़ ऐसी आती है तो हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर मान लिया। छोटा सा एलिमेंट मतलब dx लेंथ का एलिमेंट माना है, dx लेंथ का एलिमेंट माना है, और उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी ली, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x है। अच्छा, इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, तो इसका मास निकालना है, इसका मास dm, वो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, यूनिट लेंथ में जितना मास है। अच्छा, यूनिट लेंथ में मास पता होगा तो आप कितनी भी लेंथ में मास निकाल लोगे। मुझे निकालना था कि dx लेंथ में कितना मास है, तो मैं मास पर यूनिट लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दे। सर ये कहाँ से है, बेटा दी हुई है ना, मास दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, तो मास डिवाइड बाय लेंथ करते ही मास पर यूनिट लेंथ आ जाता है कि यूनिट लेंथ में कितना मास है। जब यूनिट लेंथ का मास पता है तो कितनी भी लेंथ का आप मास निकाल लेंगे, तो m बाय, तो dm आ गया। अब मेरा जो फॉर्मूला चलता है यहाँ पर, फॉर्मूला क्या चलता है, वो फॉर्मूला देखो। इसके केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये तो मास दे देगा आपको, और r स्क्वायर वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था, और नीचे क्या जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इसी को यहाँ पर लगाते हैं कि नाउ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बारी, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यहाँ पर r के बजाय ये डिस्टेंस क्या है हमारी, r के बजाय डिस्टेंस क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है x स्क्वायर, r के बजाय डिस्टेंस क्या आ रही है, x स्क्वायर। और नीचे की साइड तो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dm क्यों आएगा यहाँ, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर है ना, इसके केस में इंटीग्रेशन ऑफ dm नहीं आएगा, खाली यहीं तक फॉर्मूला चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm स्क्वायर, ठीक है। वो तो सेंटर ऑफ मास का हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm और r स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे dm की। अब dm की वैल्यू क्या आ रही है, ये रही आपके सामने। तो इंटीग्रेशन आपको करना है, dm की वैल्यू पुट कर दी, m/l dx, x स्क्वायर ऑलरेडी बैठा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, l है। बस अब इंटीग्रेशन का खेल है, m/l बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से I बराबर m/l इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l करना है x स्क्वायर dx का। तो x स्क्वायर dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पाएंगे, x³/3। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन हो चुका है, ये हो गया आपका x³/3, और इसमें लगा देंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो दिस कम्स आउट टू बी ml यहाँ पर ये l तो एल इट इज था, यहाँ पर आ जाएगा l³/3, तो ये हो जाएगा ml²/3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट हो गया ml²/3, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब ऐसे फार्मूलेस को हम एक बार डिराइव करके देख लिया, बार बार डिराइव नहीं करते फिरेंगे, कुछ के फार्मूले याद कर लेंगे और कुछ से हम बनाना सीख लेंगे कि एक अलग अलग एक्सिस हो जाता है, तो हम फिर अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ का याद कर लेंगे कि उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। बाकी फिर कुछ तरीके हैं, जुगाड़ तुगाड़ है हमारे पास, 2 थ्योरम्स है जिनके थ्रू हम इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस, अगर ये एक्सिस यहाँ पर आ जाता है इसके सेंटर ऑफ मास पर, तो ये ml²/12 हो जाता, लेकिन वो कैसे होता वो हम अभी बताएंगे। तो ठीक है, एक एंड के अबाउट अगर रॉड घूम रही है, एक एंड के अबाउट रॉड इस तरह से,
ये यूँ कर करके घूम रही है अगर, ठीक है, जैसे मेरा हाथ के अबाउट फिक्स कर दिया, ऐसे कर करके इसको घुमाऊँ, तो इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12। m होता है रॉड का मास, l होता है रॉड की लेंथ, और 3 से उसको डिवाइड कर दिया। आगे देखिए, अब 2 थ्योरम्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो देखो वो कैसे वर्क करेगी। एक थ्योरम है परपेंडिकुलर, एक है पैरेलल एक्सिस, एक है परपेंडिकुलर, एक है पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसा नाम से लग रहा है, ये किस पर लगेगी, ओनली 2D ऑब्जेक्ट्स पर लगेगी। ओनली 2D ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। क्या कहती है ये, देखो ये कहती है कि जैसे कि ये आपकी कोई शेप की बॉडी है, और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सिस अगर बता दिया ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस है वाई एक्सिस। तो इससे परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर जाने वाला एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर जाने वाला एक्सिस क्या हो जाता है, ये एक्सिस जो बाहर आ रहा है, ये जो बाहर आ रहा है, या फिर ऐसे करके बना लेते हैं, ये y था, अच्छा इधर की साइड ये जो एक्सिस जा रहा है, ये एक्सिस क्या हो जाएगा, iz। तो iz इनके परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो iz का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ix के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस iy के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। इसको यूज़ करके हम बता देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर एक्सिस बदल दिए जाएं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कोई बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर ये x हो गया है ना, ये y हो गया, और यहाँ पर x हो गया और y हो गया, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये वाला परपेंडिकुलर जो होगा ये z, ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो ये z हो गया। इसके केस में हम iz = ix + iy ऐसे करके लिख सकते हो। तो ठीक है, परपेंडिकुलर वाला एक्सिस इधर आ जाएगा और जो प्लेन वाले एक्सिस हैं वो उधर आ जाएंगे, ऐसे याद रखो। जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं वो इधर आ जाएंगे और परपेंडिकुलर जो उनके परपेंडिकुलर वो इधर आ जाएगा। अगला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल ओनली या फिर एप्लीकेबल ऑन ऑल। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। तो 2D हो, 1D हो, 3D हो, सभी पे एप्लीकेबल है। 2D, 3D, 1D, हर तरह की चीज़ पर सब पे एप्लीकेबल है। देखो ये क्या कहती है, ये क्या कहती है कि ये अगर आपको सेंटर ऑफ मास से जाने वाला पता है, तो ये हो गया ICM, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो एक नया एक्सिस है जिसके अबाउट आप निकालना चाहते हो। तो नया एक्सिस क्या हो गया, ये वाला एक्सिस। ठीक है, इसको मान लेते हैं x डैश। अब x डैश के अबाउट अगर आप निकालना चाहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप कैसे चीज़ों को लिखेंगे, आप लिखेंगे I x डैश इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मास m और ये d²। अब ये d² क्या है, d क्या है ये देखिए। तो d क्या है, यहाँ पर इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d है हमारे लिए। तो ICM हमें पता होना चाहिए, और इसके अबाउट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये पैरेलल होनी चाहिए। पहली बात तो एक्सिस कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस होगा, उसके लिए अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो ये यहाँ पर ICM इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, m क्या है इसका मास है, और d क्या है यहाँ पर, m इस बॉडी का मास है और d क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं वो करते जाएंगे एक एक साथ और मैं बताता जाऊँगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर लो। कुछ स्थिति परिस्थिति में आपको
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ज़्यादा इजी गोइंग लगेगी, कुछ स्थिति परिस्थिति में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम ज़्यादा इजी पड़ेगी। दोनों को आना चाहिए, दोनों का यूज़ करना आना चाहिए। अब देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, क्या अच्छा सेंटर के अबाउट रिंग घूमे, सेंटर के अबाउट अगर रिंग घूमे तो ये सेंटर हो गया, रिंग ऐसे दिख रही है आपको, इसके अबाउट अगर घूम रही है तो यही मेरा एक्सिस हो गया, अंदर की साइड यूँ करके जा रहा है। या फिर इसको प्रदर्शित करने का तरीका एक और हो सकता है कि सर ऐसे भी बदल सकता है कि अच्छा ये सेंटर के अबाउट, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रिंग घूम रही है ओमेगा से। तो ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ और ये वाला व्यू क्या है, थोड़ा सा साइड व्यू है, यूँ करके रखी हुई है। तो इन दोनों के ही अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है, वो आता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। सर एम तो मास है रिंग का और आर रिंग की रेडियस है, सभी सिनेरियो में ये डिस्कस करेंगे। एम तो मास है और आर रेडियस। ये किसके अबाउट है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। दूसरा सिनेरियो उसमें लेते हैं, अबाउट डायमीटर लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, इसके केस में डायमीटर, उसको अलग कलर से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी टॉप व्यू दिखाता हूं मैं आपको। अब ये एक्सिस हो गया मेरा, इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे, ये डायमीटर से जाने वाला एक्सिस है, ये रिंग है भाई, 2D शेप की चीज़ है ना, 2D शेप की चीज़ है, ये इसका सेंटर रहा। अब ये इसके डायमीटर से जा रही है। तो अब इसके केस में मैं कौन सी थ्योरम लगा दूं, अगर ये आई एक्स है, ये आई एक्स है, और सॉरी इसको आई वाई मान लेता हूँ, एक और एक्सिस मान लेता हूँ, ये मान लिया मैंने आई एक्स। अच्छा तो इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाला, तो मुझे पता था कि सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो इससे जाने वाला जो एक्सिस हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, जेड एक्सिस, ये आई जेड हो जाएगा, है ना। बाहर निकालने परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाने का तरीका एक ये भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उससे लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे कि आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। लेकिन अब बायसिमेट्री अगर ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आई एक्स और आई वाई दोनों ही डायमीटर से गुजर रहे हैं, दोनों ही डायमीटर से गुजर रहे हैं, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आई एक्स, यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, 2ix, ट्वाइस ऑफ आई एक्स। क्यों, कारण क्या है कि आई एक्स किसके बराबर है, आई वाई के बराबर है, दोनों बराबर है। तो आई जेड किसके बराबर हो गया, 2i। अच्छा आई जेड तो सर मुझे पता है, आई जेड तो भी निकाला, यही तो आई जेड होता है, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से। ये आई जेड क्या है इस केस में, सेंटर ऑफ मास। तो आई जेड किसके बराबर है, सेंटर ऑफ मास के बराबर एम आर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ आई एक्स। तो ये जो आई एक्स आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। सो दैट इज हाउ मैंने कौन सी थ्योरम का यूज करा, यहाँ पर कौन सी थ्योरम थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए मैंने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। अब ये जो चीज आई है मेरे पास, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आ गए। ठीक है, तो दैट इज हाउ हमने सेंटर ऑफ मास और डायमीटर से निकाल लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कहीं और की कहानी ले लेंगे कि अब हमें कोई एक्सिस चेंज कर लिया। अभी रिंग की बात चल रही है, रिंग की बात चल रही है कि ये सेंटर ऑफ मास का तो तुम्हें पता था भैया, सेंटर ऑफ मास का तो पता है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो तुम्हें पता है। अब आप एक नया एक्सिस चुन रहे हो और चुन रहे हो ये वाला एक्सिस, कि इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, ये एक्स एक्स डैश, इसके अबाउट। अच्छा ये तो सर ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ये तो ICM कहलाएगा, और इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है mr स्क्वायर, जबकि इसका मास m है और रिंग के रेडियस r है। ठीक है, अब इसको केस पे निकालने के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको ICM आई एक्स एक्स डैश निकालना है और वो एक्सिस क्या होना चाहिए, हमारे सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा आपने सेंटर ऑफ मास प्लस उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सिसेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों एक्सिसेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप खुद फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, ये किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी इस केस में। ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर।
और आई एक्स एक्स डैश आपको निकालना है। ICM हमें पता है mr² अभी निकाल कर आ रहे हैं, प्लस ये m है और d परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी r²। तो इस केस में आई एक्स एक्स डैश भी हमने फाइंड आउट कर लिया mr² का ट्वाइस। तो हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको केवल डायमीटर सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद कर लो और डायमीटर के अबाउट याद कर लो। क्यों? उससे भी स्पीड सॉल्विंग हो जाती है। आप बोलो डायमीटर का भी हम तो निकाल लेंगे, हाँ डायमीटर का भी निकाल लोगे ना आप। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज देयर फॉर यू। ICM तो याद कर लो, उसके लिए इंटीग्रेशन थोड़ा ना करते फिरेंगे अपन हर बार, स्पीड सॉल्विंग हो जाएगी हमारी। और ये कोई पूछेगा भी नहीं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, नहीं पूछेगा। तो हमको इसको अडेप्ट करना है, इसको दिमाग में बिठाना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके ये लाया जा सकता है, ये भी एक बार सीखना है कैसे लाया जा सकता है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन वो भी आप याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी सिमेट्री बता दूंगा, ये रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्क के बारे में पढ़ेंगे तो भी सेम ऐसा ही चलेगा कार्यक्रम। अब देखिए, अब अगला बात करते हैं डिस्क के बारे में। तो डिस्क का ये हो गया। अब डिस्क के केस में m उसका मास है, डिस्क की r रेडियस है। तो अगर डिस्क जो है वो पूरा उसमें वॉल्यूम, यहाँ पर एरिया रहता है डिस्क में, और वापस से उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हैं ये, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जो उसके सेंटर से गुजर रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके केस में ICM जो लिखोगे वो क्या हो जाता है, रिंग का आधा। क्या हो जाता है? रिंग का आधा, mr²/2 हो जाता है। तो जो भी भरे भरे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा कम आता है, ये देखना आप बात। फिर अब मैं इसकी डायमीटर के अबाउट निकाल रहा हूँ। डायमीटर के अबाउट ये वाला एक्सिस मान लिया अब मैंने। डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो कि ऐसे करके घूम रही है। पहले ये ऐसे करके घूमेगा। अब डायमीटर के अबाउट अगर निकाल रहा हूँ तो अबाउट डायमीटर हो गया, वो इसका आधा हो जाएगा mr²/4। ये किसका था? अबाउट डायमीटर। अच्छा, फिर कोई और एक्सिस होगा तो हम पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए निकाल लेंगे। ये दो तो याद है। कैसे? अच्छा, इसका था सेंटर के अबाउट mr², तो डिस्क का क्या हो गया? उसका आधा mr²/2। अच्छा, इसका डायमीटर के अबाउट था mr²/2, तो वहाँ डायमीटर के अबाउट क्या हो गया? mr²/4। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब एनुलर डिस्क की बात आती है। तो एनुलर डिस्क में m तो इसका मास है और r1 और r2 इसकी रेडियसेस हैं। तो एनुलर डिस्क क्या होती है कि बीच में से कुछ पोर्शन उसका काट दिया गया है, जैसे कि ये एक डिस्क है, ये बीच में से कुछ पोर्शन काट दिया गया है और इसके सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच में ही रहेगा, उस बात में कोई शक नहीं है। तो इसके अबाउट ICM आपको निकालना है। इसके अबाउट अगर ये घूमेगी। अच्छा, तो इस केस में ये वाली तो R1 हो गई और यहाँ बाहर वाली क्या हो गई? ये R2। दो रेडियस हैं इसकी, यहाँ से R1 एंड R2। तो अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I, इसके केस में सेंटर ऑफ मास निकाला, m r²/2 m r1 का स्क्वायर/2। अंदर वाले के लिए ये हो जाएगा और बाहर वाले के दो रिंग की तरह ट्रीट होगा, ये r2 का स्क्वायर/2। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो इसका ICM आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि उसके सेंटर से गुजर रहा है ना, उसके एक्सिस से गुजर रहा है, ऐसे ही बोलते हैं, कई बार एक्सिस भी बोल देगा सिंपली। तो हो जाएगा m/2, ऐसे भी बोल देते हैं हाफ m r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क मतलब ऐसी डिस्क जिसका थोड़ा सा पोर्शन काट लिया गया है। आप बोले सर इसमें और रिंग में क्या फ़र्क है? ये भी तो रिंग है, पर बेटा रिंग की जो रेडियसेस रहती है ना, इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों बराबर मानेंगे। इसमें इनर रेडियस आउटर रेडियस में थोड़ा अंतर रहेगा। रिंग की इनर रेडियस आउटर रेडियस लगभग बराबर आएगी, लगभग बराबर आएगी, ठीक। नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर का ये रहा, सॉलिड स्फीयर का मास m, रेडियस r। तो सॉलिड स्फीयर बना दिया। अच्छा, ये जो जा रहा है अबाउट जो डायमीटर जाएगा वही तो सेंटर ऑफ मास से जाएगा। अबाउट जो डायमीटर से जा रहा है वही सेंटर ऑफ मास है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो I बराबर 2/5 mr²।
अच्छा, अब ये किसी भी एक्सिस से पूछ ले, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग एक्सिस बनाते हैं, ये I1 बना दिया, ये सभी इसके सेंटर से गुजर रहे हैं, ये I2 बना दिया, ये I3 बना दिया, तो सारे के सारे I1 हो बराबर होगा I2 के, बराबर होगा I3 के, क्योंकि अगर सेंटर से गुजर रहे हैं तो सभी सेंटर ऑफ मास से गुजर रहे हैं, और उन सब का क्या आ जाएगा, वो सब किसके बराबर हो जाएंगे, I सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का क्या है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के केस में। अब बात आती है होलो स्फीयर की, तो होलो स्फीयर में भी वही बात कि होलो स्फीयर का मास m और इसकी रेडियस r। अब देखो होलो चीज़ है तो होलो चीज़ का थोड़ा सा कम आएगा, होलो चीज़ का होलो चीज़ का ज़्यादा आता है, सॉलिड चीज़ का थोड़ा कम आता है। तो अब वापस से वही कि अच्छा ये होलो सिलेंडर है, इसका ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आ जाएगा, I बराबर 2/3 mr स्क्वायर। तो हमको शब्द पढ़ने हैं, वर्ड्स पे ध्यान देना है कि कब होलो बोल रहा है, कब सॉलिड बोल रहा है, ये सब बात, कब होलो बोलेगा कब सॉलिड बोलेगा, उसी हिसाब से होलो स्फीयर का हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक और इसमें क्वेश्चन पुट कर डालें, जैसे एग्जाम्पल कि ये होलो स्फीयर है। अच्छा, आपको इसके अबाउट तो पता है ही, इसके अबाउट तो पता है ही, आपको अब नया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ये आपका x डैश मान लें, इस एक्सिस के अबाउट आपको कहने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब वापस से वही कौन सी थ्योरम लगाएंगे, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, तो मैं निकालूंगा I x डैश इज इक्वल टू ICM प्लस m इसका मास है और d स्क्वायर, d क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब इसके केस में भी ये d किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ICM तो क्या है, ICM क्या हो जाएगा, होलो स्फीयर की बात चल रही, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, d की वैल्यू r के स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 5/3 mr स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/3 mr स्क्वायर के अबाउट आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का चुनाव भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर बदल गया। ठीक है जी, ऐसे होगी बात। अब होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर में m उसका मास है, r उसकी रेडियस है, l उसकी लेंथ है। यार तो ये r रेडियस हो गई, ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये तीर बनाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि घुमा रहे हैं हम इसको घुमाएंगे, ऐसे जरूरी नहीं घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जरूरी नहीं घूमे चीज़, पर इसी एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, एक्सिस डिसाइड कर लिया हमने, पंखा लगा दिया रॉड में, अब उसी का अबाउट घूमेगा वो, है ना, वही वाली बात है। अच्छा एल क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो चीज़ है ये लेंथ है, ये लेंथ है। अब ध्यान दीजिए कि ऐसे केस में हमको क्या करना है, ट्रिक अपनानी है। इसके केस में ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, मेक क्या बोलूँ, कन्वर्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो ट्रिक क्या है कि कन्वर्ट करना है आपको 3D बॉडी को 2D बॉडी में, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जिस डायमेंशन में बिल्कुल बराबर दिख रहा है। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो कन्वर्ट द 3D बॉडी इनटू 2D बॉडी, 3D को 3D में कन्वर्ट करवा रहे हैं सर, तो 3D को 2D में कन्वर्ट करना है आपको। 3D को 2D में कैसे, इसको यूँ करके यूँ दबा दीजिए, इसको यूँ करके यूँ दबा दीजिए, तो आपको कंप्रेसिव कैसे करना है, इसको कंप्रेस कैसे करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कंप्रेस कर देंगे यूँ करके। तो अब ये क्या बन जाएगी आपकी, इस केस में ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ये क्या बन गई, एक तरह की रिंग बन गई, ये क्या बन गई, एक तरह की अब रिंग में कन्वर्ट हो गई है ना, क्योंकि होलो सिलेंडर था भाई, देखो पाइप की तरह इसको यूं करके दबा दोगे
और दबाना कैसे है कि यहाँ पर ये जो इस जगह पर मास, यहाँ पर भी जितना, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन इतना, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन इतना। स्फीयर को नहीं दबा सकते, स्फीयर में बराबर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये बात याद रखना। तो रिंग बन गई और रिंग के इस एक्सिस के अबाउट हम चाह रहे हैं, तो रिंग के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, आई सिलेंडर क्या हो जाएगा फिर आपका mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर हो जाएगा, खत्म बात। सिलेंडर के अबाउट फिर क्या हो जाएगा, तो अगर सिलेंडर आता है होलो तो ऐसे, अगर सॉलिड सिलेंडर आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉलिड सिलेंडर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे को हम दबाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्क में। तो सॉलिड सिलेंडर से दबाओगे तब वो क्या बन जाएगा, डिस्क। अच्छा ये 3D है, ये क्या है 2D है, इसको दबा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा ये, और इसके अबाउट आपको निकालना है। तो आपने क्या करा, इसका कंप्रेशन कर दिया, आपने इस जगह से दबाया, इस जगह से दबाया, इस जगह से दबाया, इस जगह से दबाया, तो डिस्क बन गई। अब इस डिस्क के अबाउट, डिस्क के सेंटर के अबाउट अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है आपका यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए भी, mr स्क्वायर बाय 2। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो गया, mr स्क्वायर बाय 2। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो गया, mr स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट आता है कि रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ इस तरह से बना दी। अच्छा उसका मास m है और रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो उसकी लेंथ l मान लो और चौड़ाई b मान लो, लेंथ l मान लो और चौड़ाई b मान लो, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेट करने से पहले हमको रॉड का पता लेना चाहिए। क्यूब, रॉड, रॉड कहाँ गई, रॉड नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे पहले मैं रॉड का बता दूं यहाँ पर। अच्छा रॉड का एक बार तो देख ही लिया हमने कि ये रॉड रही आपकी, इसके सेंटर के, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब घुमाएंगे तो क्या होगा, ये रॉड रही, इसके एक एंड के अबाउट घुमा रहे होंगे तो क्या रहेगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकाल लिया था, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 3 था, ठीक है। ml स्क्वायर बाय, जब m इसका मास होगा, l इसकी लेंथ होगी, l इसकी लेंथ होगी रॉड की। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाओगे तो ICM जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, उससे ये फटाफट आ जाएगा, है ना। कैसे आया, इससे ये कैसे निकाला, पैरेलल, ये तो निकाल ही दिया था इंटीग्रेशन कर करा के, इससे कैसे निकाला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल दो ना यार, यहाँ पर l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट अगर बनी हुई है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये कार्यक्रम करना ही पड़ेगा। अच्छा ये विड्थ हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई, और हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिया हुआ है, ये बीच वाला, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं। तो इस केस में इस केस में आप इसको यूं करके जब चपटा कर दोगे, ये 2D को 1D बना दोगे। इसके केस में क्या बना दोगे, ये है 2D, आप इसको क्या बना दो 1D। अच्छा 1D बनाओगे तो ये ऐसे करके कंप्रेस कर दिया आपने, इसको ऐसे करके कंप्रेस कर दिया तो क्या बन गई है, रॉड बन गई और इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो अब इसको इस तरह से कंप्रेस कर दिया तो ये क्या बन गई, एक रॉड, रॉड बन गई और एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी वही का वही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा इसके अबाउट। अच्छा रॉड की लेंथ क्या हो गई, L हो गई। इस केस में मास तो वही रहेगा, कंप्रेस करने में मास थोड़ा ना बदल जाएगा, 1 किलो की थी तो 1 किलो की रहेगी। तो 2D 1D बन गया, तो इसके हिसाब से फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। अच्छा सेंटर ऑफ मास के ml स्क्वायर बाय 12, तो L इसकी लेंथ है यहाँ पर, तो ये हो गया ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, ml स्क्वायर बाय 12। अब आप बोलो सर ऐसे भी कंप्रेस कर सकते थे, बट ऐसा कंप्रेस कर लेता ना बेटा, रॉड इस एक्सिस के अलॉन्ग ही आ जाती, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, 0, रॉड इस एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा अब स्क्वायर प्लेट आ गई, तो स्क्वायर प्लेट को भी ऐसे ही करो, रॉड बना दो, ये रही स्क्वायर प्लेट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने ये लिया, इसके अबाउट अगर इसको घुमा रहे हैं, सारी साइड्स इसकी A हैं, सारी साइड्स इसकी A हैं। अच्छा इसका मास m और साइड की लेंथ A है, दो ही जानकारी चाहिए होती है स्क्वायर के केस में। तो अब इसको भी क्या करो, यूँ करके दबा दो, इसको भी, ये 2D है, अभी क्या है 2D से क्या बना दो, 1D बना दो। कैसे बनाएंगे सर 1D, देखो 1D बनाने का फंडा, यूँ करके कंप्रेस कर दिया,
कंप्रेस करने के बाद इसकी क्या हालत हुई देखो, ये एक रॉड बन गई और एक्सिस क्या है हमारा, एक्सिस वही है, इसी के अबाउट घुमा रहे हैं। अच्छा इसकी ये चौड़ाई कितनी हो गई फिर, ये मास तो वही रहेगा m का m, तो इसमें फिर वापस से i निकालोगे तो क्या आ जाएगा m a स्क्वायर बाय 12, जो साइड हो जाएगी वो m a स्क्वायर बाय 12। ठीक है जी, ऐसे। नेक्स्ट क्यूब का देखिए, तो क्यूब तो 3D सरफेस 3D शेप होती है। ये 3D हो गई, ठीक है। अब क्यूब की साइड भी A ही है हमारी, तो सारी साइड A होंगी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चुना, ये इसके सेंटर से जाने वाला, लो ऐसे बना देते हैं ना, कहाँ से जा रहा है, इसके सेंटर से, ओ सेंटर से जा रहा है। अब इसके केस में वापस से इसको कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करोगे तो स्क्वायर प्लेट बन जाएगी, कंप्रेस करोगे तो स्क्वायर प्लेट बन जाएगी, तो ये तो 3D है, तो एक बार ऐसे कंप्रेस करना पड़ेगा, एक बार ऐसे कंप्रेस करना पड़ेगा इसको, एक बार ऐसे कंप्रेस करोगे और एक बार ऐसे कंप्रेस करोगे, ठीक है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले कंप्रेस करा तो इसको क्या बनाई 2D बनाई, तो कैसे बन गई, स्क्वायर प्लेट बन गई। तो एक बार तो ये ऐसे बन गई। तो इसके केस में 2D का क्या मतलब, आप डायरेक्ट देख लो 3D शेप की जो ऑब्जेक्ट है, तो इसके सेंटर ऑफ मास मतलब कहीं ना कहीं यहाँ 20 से एंटर हो रहा होगा ये चीज़, ठीक 20 से जा रही है। तो आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे ना, ऐसे कंप्रेस करोगे तो ऊपर वाली लेंथ के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ऊपर वाली लेंथ के अलॉन्ग, मतलब ये वाली लेंथ के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ऐसे कर दोगे तब भी इस वाली लेंथ के अलॉन्ग आएगा, क्योंकि जो ये बीच से गुजर रहा है, ये 2D नहीं है 3D शेप है। तो इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बार ऐसे आ जाएगा m a स्क्वायर बाय 12, मतलब सेंटर ऑफ मास 2 रॉड बनेंगी है ना, फिर वापस m a स्क्वायर बाय 12, तो ये आ जाएगा m a स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा, m a स्क्वायर बाय 6। तो इसके केस में 2 पॉसिबिलिटी होंगी उसको कंप्रेस करने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसको या तो ऐसे भी किया जा सकता है कंप्रेस, और कंप्रेस ऐसे भी किया जा सकता है, 3D ऑब्जेक्ट है ना, थोड़ा सिमेट्रिकली इसको कंप्रेस इस तरह से किया जा सकता है। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखें, तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो ये वर्ड पकड़ने, रिंग की बात बोल रहा है। ऑफ अ मास m दे दिया, रेडियस r दे दिया, अबाउट एक्सिस ए बी बना दिया। अच्छा ये बीच में से जाने वाला एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, और ICM तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो रिंग का। अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का सर हो जाता है mr स्क्वायर, डिस्क का होता है इसका आधा, रिंग का होता है mr स्क्वायर। तब इस पर क्या लगा दूं मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I मुझे AB के अबाउट निकालना है, तो AB का अबाउट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ICM आ रहा है, उसी के पैरेलल तो एक्सिस है, प्लस m इसका मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इस केस में दोनों एक्सिस के बीच में, तो d है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है यहाँ पर, और ये है mr स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा m, और ये 2r स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2r का भी स्क्वायर, तो ये mr स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4mr स्क्वायर, है ना, 4mr स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अलग अलग ऑप्शन दिए तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, तो विजिबल होगा, छोटा छोटा हो रहा है थोड़ा सा पर कोई दिक्कत नहीं है। ये है कंपोजिट बॉडीज़ हैं बहुत सारी, तो यहाँ पर कितनी हैं, बहुत सारी रॉड्स हैं, ये 1 2 3 4 रॉड है, या तो 2 रॉड मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही हैं, या फिर 4 रॉड हैं जो यहाँ से घूम रही हैं। मैं 2 रॉड मान लेता हूँ जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक्स वाले के केस में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एक्स वाले के केस में कैलकुलेट करूँ तो एक हो जाता है ml स्क्वायर बाय 12 सेंटर, और ऐसी कितनी रॉड घूम रही हैं, 2,
तो ये हो जाएगा ml² / 6 आना चाहिए x का, ml² / 6, वो कितना रहा 4th पे बराबर हो रहा है। तो x का मैच किससे बैठ गया, x का मैच बैठ गया 4th से, ठीक। और ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, हम इसको छोड़ के इस पर जाएं, इसको भी छोड़ो, इस वाले पे आ जाते हैं, W वाले पे, W वाले पे आ जाते हैं। ओके, तो W वाले पे जब आओगे तो देखो 3 रॉड्स हैं ऐसे घूम रही हैं। अब 3 रॉड एंड के अबाउट घूम रही हैं यहाँ पर, W वाले पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 रॉड एंड के अबाउट घूम रही हैं, तो एंड के अबाउट एक रॉड का होता है ml² / 3, और उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा ml²। कहाँ पर आ रहा है ml², 3rd में। तो मतलब W का मेल किसके साथ हो गया, 3rd के साथ, उसकी मैचिंग 3rd के साथ होगी। अब ये खोजने की कोशिश करते हैं, तो x का 4th होना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा वाला हट गया, चौथा वाला हट गया, इनमें तो है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच अब मैंने W का निकला, W का 3rd किस में आ रहा है, हाँ, तो ये 3rd वाला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 3rd वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब उड़ जाएंगे। 2 से ही काम चल गया, हम तीसरा चौथा क्यों कैलकुलेट करते, मेहनत क्यों करेंगे। हो सकता था अगर ये वाला पहले कैलकुलेट कर लेते, जैसे ये वाला x वाला देखा आपने, तो x वाला 4th है, x वाला 4th है, ठीक है। W वाला भी देखो जो है ना, W वाला 2nd है, x आपका 4th है, 2nd है, ठीक है। तो W वाला 3rd आ रहा है, W वाला भी इकलौता 3rd आ रहा है। अगर W पहले कैलकुलेट कर लेते उसमें भी आपको आंसर पता लग सकता था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगला ये क्वेश्चन हो गया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया AIPMT मेडिकल में आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है। 3 आपको क्या दे दिया, आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, मास m लेना है, रेडियस r लेना है, एज शोन इन द फिगर। ये x डैश कोई एक्सिस बोला है, विच इज टचिंग द 2 शेल्स एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ 3rd शेल। तो टच कर रहे हैं और ये पास, तो टच करने वाले के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दूं तो अभी हमने कैलकुलेट करता था टच वाले के केस में, क्यों, क्योंकि ICM का तो मुझे पता होता है, ये रहा ICM, और ये वाला मेरे को एक्सिस हो गया जिसके अबाउट निकालना है। तो 1 का जितना हो जाएगा 2 का उतना हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, दोनों के दोनों को टच कर रहा है। तो ये कैसे निकालते हैं इसके केस में, ICM स्फेरिकल के केस में तो हो जाता है 2/3 mr², और ये वाला एक्सिस ऐसे है, तो मैं निकाल रहा हूँ I, ये हो गया मेरे लिए x डैश, तो x डैश बराबर हो जाएगा ICM प्लस md², परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2/3 mr² प्लस m, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी इस केस में, आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस r हो जाएगी, तो यहाँ पर mr² आ जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू भी, अभी करा था ये चीज़ हमने, 5/3 mr²। तो 1 के लिए हुआ। तब मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, ऊपर वाला तो इससे कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ऊपर वाला सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो x डैश कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक तो फर्स्ट नंबर, ये इसको 3rd नंबर दे देते हैं, ये 1 2 हो गया 3, तो ये हो जाएगा I3 प्लस I1 प्लस I2। पक्की बात, I3 का पहले बता दें। अच्छा, वो तो उसके सेंटर से ही गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रहा है ना, जो भी सेंटर से गुजरे वो सेंटर ऑफ मास से, मतलब डायमीटर के अलॉन्ग हो वो सेंटर ऑफ मास वाला है, चाहे स्फेरिकल शेल हो चाहे आपका क्या हो सॉलिड सिलेंडर हो, तो वो हो जाएगा m 2/3 mr² प्लस I1 अब करूंगा तो I1 क्या है 5/3 mr², और इसमें वापस से 5/3 mr² मैंने ऐड कर दिया। इन सबको जब जोड़ा तो 3 mr², 1/3 mr² आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 2 2, तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 4 mr²। आंसर जो फाइनल आया है वो ये आ गया, 4 mr² आ रहा है, 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे कॉन्सेप्ट देखे और उसके सवाल लगाए। नेक्स्ट सेशन में हम टॉर्क के बारे में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, मिलते हैं कल, बाय।